नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर बनाई गई उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज क्लासेस व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, उस पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो यहाँ पर पहली ये घटना जो दी है, इसमें दिया है किस राज्य में ओकेन्सर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चालू किया गया। तो इसमें कहाँ पे चालू किया गया, तो मध्य प्रदेश में इसको चालू किया गया 8 अगस्त 2024 को, याद रखिएगा। अगर बात करें ये कितने मेगावाट का संयंत्र है, तो ये जो है कितने मेगावाट का है, तो 90 मेगावाट का संयंत्र है, याद रखिएगा। 90 मेगावाट का संयंत्र है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसे किस कंपनी ने शुरू किया, तो इसे किस कंपनी ने शुरू किया, तो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया। तो ये कंपनी भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है किस विश्वविद्यालय ने विमानन क्षेत्र में अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो ये किसने शुरू किया, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने शुरू किया। किसने शुरू किया, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने 5 से 7 अगस्त 2024 के बीच शुरू किया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया, तो ये जो है एशियाई परिवहन विकास संस्थान द्वारिका नई दिल्ली से शुरू किया गया। ये स्थान भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरू किया गया, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। दिया हाल ही में उत्तर प्रदेश बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़ी परियोजनाओं का परिचालन शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया, 6 अगस्त 2024 को शुरू किया गया। अब कितने रुपए हैं इसमें, तो 920 करोड़ रुपए से जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की जो है परियोजना 4 परियोजनाएं हैं, उसमें ये 920 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस मिशन के तहत शुरू किया गया, जो ये जो है परियोजनाएं किस मिशन के तहत शुरू की गई, तो यह नमामि गंगे मिशन 2.0, याद रखिएगा। किस मिशन के तहत शुरू की गई, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है परियोजनाएं कहाँ से कहाँ अवस्थित हैं। तो यहाँ जो है परियोजनाएं अवस्थित जो है उत्तर प्रदेश में बरेली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बिहार में मुंगेर। तो ये जो है यहाँ पे अवस्थित हैं। 4 परियोजनाएं हैं, 4 ही जिले हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 में देश में कुल कितने अंग प्रत्यारोपण किए गए। तो ये कितने किए गए, तो ये रिपोर्ट है जो जारी होती है वो 3 अगस्त 2024 को जारी होती है। और कितने किए गए, तो 18,378 किए गए अंग प्रत्यारोपण, मतलब जो है एक दूसरे से ट्रांसफर किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे। तो अंगदान जो मृत व्यक्ति हैं उनके द्वारा अंगदान के मामले में कौन से राज्य जो हैं वो शीर्ष पर रहे, ये पूछा है प्रश्न में। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला जो रहा है शीर्ष पे तेलंगाना रहा है, फिर तेलंगाना में 252, फिर तमिलनाडु कर्नाटक दोनों 178 पे रहे, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं किडनी प्रत्यारोपण में कौन से राज्य अग्रणीय रहे। तो किडनी में सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। कितना, तो 2576, तमिलनाडु में 1633, महाराष्ट्र में 1305। फिर आगे बात करते हैं हृदय प्रत्यारोपण में कौन सा राज्य आगे रहा है, तो ये तमिलनाडु रहा है। हृदय में तमिलनाडु रहा है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य किडनी में टॉप पे रहा है और हृदय में कौन सा राज्य जो है टॉप पे रहा है, तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें 18 वर्ष तथा अधिक उम्र के जीवित व्यक्ति किन अंगों का दान कर सकते हैं। तो किन अंगों का दान कर सकते हैं, तो केवल किडनी यकृत का एक भाग जो है दान कर सकते हैं, ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया मानसिक रूप से मृत व्यक्ति किन अंगों का दान कर सकते हैं। तो ये किन अंगों का दान कर सकते हैं, तो हृदय, दोनों फेफड़े, यकृत, दोनों किडनी, अग्नाशय और छोटी आंत का जो है कर सकते हैं। अधिकतम जो कर सकते हैं वो 8 अंग दान कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। अधिकतम संख्या याद रखिएगा, जो 8 जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको दान कर सकते हैं। कैसे व्यक्ति, तो मानसिक रूप से मृत जो हैं वो दान कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है प्राकृतिक हृदय मृत्यु के बाद कौन सा अंग दान किया जा सकता है। तो ये जो है केवल ऊतक
ऊतक दान किया जा सकता है। आगे बात करते हैं जीवित व्यक्तियों द्वारा अंग दान के मामले में वर्ष 2023 में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही। तो महिलाओं की जो भागीदारी रही है वो 63% रही है। याद रखिए 63% जो रही है जीवित व्यक्तियों द्वारा अंग दान के मामले में वर्ष 2023 में महिलाओं की भागीदारी पूछी है तो महिलाओं की जो है 63% है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वर्तमान में अंग प्रत्यारोपण कॉर्निया प्रत्यारोपण में भारत का स्थान क्रमशः कौन सा है। तो भारत का तीसरा है और दूसरा है, याद रखिएगा। दोनों कैटेगरी में भारत का तीसरा और दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। आगे बात करें किसने QCI स्वराज मानता रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया। तो ये जो पेश किया गया है वो 6 अगस्त 2024 को पेश किया गया। किसने पेश किया। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद ने पेश किया, याद रखिएगा। फिर इसी में बात करें इसे कितने स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। तो 4 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया। किसमें। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समृद्धि में और सुशासन में। तो आगे बात करते हैं शिक्षा में जो है रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पे रहा है। तो जो है कौन सा रहा है। तो उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं शिक्षा रैंकिंग में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष। तो ये जो है दिल्ली रहा है शीर्ष पे शिक्षा की रैंकिंग में, याद रखिए। जो 4 जो कैटेगरी बनाई गई हैं उसमें जो शिक्षा में अगर राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश पूछे यूनियन टेरिटरी पूछे तो दिल्ली है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य श्रेणी में आयुष्मान आरोग्य योजना में पूर्ण प्रमाणन के साथ शीर्ष स्थान पर कौन से राज्य। तो ये जो है शीर्ष स्थान पे छत्तीसगढ़ है। कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। तो ये जो राज्य हैं वो शीर्ष पर हैं, याद रखिएगा। किसमें। तो आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उक्त श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो ये जो है चंडीगढ़ रहा है, याद रखिएगा 100%। जम्मू कश्मीर जो रहा है 71.43%। फिर स्वास्थ्य श्रेणी में मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स रैंकिंग में सबसे आगे कौन से राज्य। तो यह जो तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। मतलब मेडिकल जो टेस्टिंग लैब है उसमें जो है शीर्ष पे रहा है तमिलनाडु रहा है और महाराष्ट्र रहा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उक्त श्रेणी में कौन से केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर। तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा शीर्ष पे। तो ये जो है दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है। दिल्ली है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे श्रेणियों में पूछे जा सकते हैं अलग अलग केंद्र शासित में भी राज्यों में, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं समृद्ध श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन से राज्य। तो ये जो है शीर्ष स्थान कौन से राज्य का है। तो ये जो है गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे समृद्ध में श्रेणी में अगर कैटेगरी में देखा जाए तो गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है। ये कौन से राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश में अलग है, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, महत्वपूर्ण बन जाती हैं। फिर आगे बात करते हैं उक्त श्रेणी में कौन से केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर। तो ये जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया। तो 5 अगस्त 2024 को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया। तो ये जो है झारखंड ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है किस राज्य ने शुरू किया ये पोर्टल। तो झारखंड सरकार ने शुरू किया। आगे बात करते हैं भारत में सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए वैश्विक अग्रणी कंपनी थेल्स ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये कौन सी कंपनी है। तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की है, याद रखिए। इसके साथ जो है समझौता किया जुलाई 2024 में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने किस देश से लगी सीमा की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो ये जो है किसकी निगरानी के लिए। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है सबसे ज़्यादा जो है भारत से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो इसी के लिए जो है निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब इसकी समिति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस समिति के बारे में अगर चर्चा करें तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की। तो इस समिति की जो अध्यक्षता की है वो रवि गांधी ने की है। ये क्या है। तो अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमांड, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में किस किले की दीवार भारी बारिश से ढह गई। तो ये जो है किससे ढह गई। तो जैसलमेर का जो किला है उसकी ढह गई। ये कहाँ पड़ता है। तो राजस्थान में, याद रखिएगा।
फिर आगे बात करते हैं ये किस पत्थर से निर्मित है, तो ये जो है पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं इस किले को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है सोनार किला और स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है, जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। इसको सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें इसी में, इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, तो ये वर्ष 2013 में घोषित किया गया था, मतलब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, याद रखिएगा। 12वीं सदी में इस किले का निर्माण किसने किया था, तो ये जो है राजा रावल जैसल में किया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पर्यटन मंत्रालय के अनुसार भारत में जनवरी मई 2024 की अवधि के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि जनवरी से मई तक का जो अगर समय देखा जाए तो उसमें जो है विदेशी कितने अपने भारत आए हैं पर्यटक के रूप में, तो ये कितने आए, तो 40.72 लाख लोग आए हैं, याद रखिए। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो यूपी के 5 जिलों में अगर देखा जाए तो टॉप पे जो यूपी पे रहा है इस बार वो कौन सा रहा है, तो अयोध्या में सबसे ज़्यादा आए हैं, याद रखिए। विदेशी लोग जो आए हैं सबसे ज़्यादा अयोध्या में आए हैं, याद रखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि यूपी में भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं किस मामले में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया गया, तो ये जो है दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य। फिर बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया, तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है PwC इंडिया लिमिटेड के साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो ये किसके साथ साझेदारी की, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के साथ जो है साझेदारी की है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 6 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया, तो ये जो है अनुच्छेद 311 के तहत, याद रखिएगा। कब किया, तो अगस्त 2024 में किया, याद रखिएगा। जो 6 कर्मचारी थे जिनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया, तो वो किससे जुड़े थे, तो पाकिस्तान का एक संगठन है तो उससे जुड़े हुए थे, इसलिए उपराज्यपाल ने, जो कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कार्यकाल समाप्त कर दिया है, याद रखिएगा। ये कौन सा संगठन है पाकिस्तान का, तो नार्को टेरर नेटवर्क है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में अभी चुनाव चल रहे हैं, याद रखिएगा, विधानसभा का। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो टोटल जो सीटें हैं जम्मू कश्मीर की वो 124 हैं, 124 सीटें, याद रखिएगा। लेकिन चुनाव कितने पे हो रहा है, तो चुनाव जो हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, वो 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 90 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है। अब चुनाव ये और सीटों पे क्यों नहीं कराया जा रहा, क्योंकि ये जो है आधी जो सीटें जो लगती हैं इसमें, कुछ सीटें वो हैं वो पाकिस्तान में लगती हैं, मतलब पाकिस्तान अधिकृत है, इसलिए वो है 90 सीटों पर ही चुनाव कराया जा रहा है। मैंने एक वीडियो डाली है, हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। नई अपडेट आएगी तो उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन, तो ये जो है मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस राज्य की विधानसभा द्वारा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में पारित किया गया, याद रखिएगा। 30 जुलाई 2024 को महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे क्यों किया गया तो ये जान लेते हैं। इस विधेयक में क्या है, तो नए विधेयक में किसी महिला को धोखा देकर या उसका धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने की सज़ा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो ये जो है आजीवन कर दिया गया। मतलब कोई ऐसी महिला है जिससे धोखाधड़ी देकर या उसका धर्म परिवर्तन करके मतलब शादी कर ली तो उसको जो है आजीवन की सज़ा होगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें इसके साथ पूर्व विधेयक में क्या प्रावधान था, तो इसमें जो था 10 साल की जो थी 10 साल की जेल थी और क्या था 50,000 जो था वो जुर्माना था, लेकिन अब क्या है आजीवन कर दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में कितने नए विरासत स्थलों को सूची में शामिल किया गया,
तो ये जो होती है वो 31 जुलाई 2024 को होती है, याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण ये बन जाता है इसमें कितने शामिल किए गए, तो 26 स्थल जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। मतलब पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 26 स्थल शामिल किए गए। अब 26 स्थल शामिल किए गए और जान लेते हैं इसके बारे में। अगर बात करें इसके बारे में तो इस स्थल में इस सत्र के दौरान कौन सा देश विश्व धरोहर अभिसमय मतलब वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला 146वां देश बना है, तो ये जो है नौरू बना है 146वां देश, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं 26 नए स्थलों के साथ विश्व में कुल विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई, तो ये जो है 1223 हो गई है। 1223 स्थल हो चुके हैं पूरे विश्व में, याद रखिएगा। अभी भारत की भी बात करेंगे, रुकिएगा। ये विरासत स्थल कितने देशों में फैले हुए, तो 168 देशों में फैले हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 168 देशों में फैले हुए हैं। आगे बात करते हैं 26 नए विरासत स्थलों की किन किन श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया, तो जो है 20 स्थल जो है वो सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक स्थल जोड़े गए, और 5 जो है प्राकृतिक स्थल जोड़े गए, और 1 जो है मिश्रित स्थल जोड़ा गया। मतलब जो 26 स्थल जोड़े गए उसमें 20 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, और 5 जो है कौन से, तो प्राकृतिक स्थल है, 1 जो है मिश्रित स्थल है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कितने विरासत स्थल भारत में हैं, तो 43 हो गए हैं। अभी पिछली बार जो था वो 42 थे, 43 स्थल हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएगा। फिर भारत के विषय में बात करें तो भारत में 43 स्थल हो चुके हैं, और हाल ही में 1 स्थल और जोड़ा गया, कौन सा, तो सांस्कृतिक स्थल जोड़ा गया, याद रखिए। एक तो पहले यही बनता है कि सांस्कृतिक स्थल जोड़ा गया भारत का, तो कौन सा, तो मोइदम जो है वो सांस्कृतिक स्थल जोड़ा गया है। मोइदम, इसको मैदाम भी बोला जाता है, याद रखिए। मैदाम और मोइदम भी लिख के आ सकता है, मैदाम और मोइदम दोनों स्थल लिख के आ सकते हैं, कोई भी भाषा में लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये एक कैसा स्थल है, सांस्कृतिक स्थल शामिल किया है 2024 में। अब यहाँ पे 2024 में जो स्थल शामिल किया गया है, तो यहाँ पे जो पूर्व उत्तर भारत का जो पहला स्थल जो है सांस्कृतिक है। और अगर असम की ही बात करें, ये कहाँ का स्थल है, तो असम का है। और असम की ही बात करें तो असम में अभी तक अगर टोटल पूछ रहे हैं तो 3 स्थल हैं, असम के 3 स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में। तो कौन से, एक तो मानस जो रिजर्व है वो शामिल है, और एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी शामिल है, और एक जो है मोइदम ये सांस्कृतिक है। वो दोनों प्राकृतिक स्थल हैं। प्राकृतिक स्थल की बात करें तो 7 हैं, और एक जो है मिश्रित स्थल है, याद रखिएगा। मतलब मिश्रित स्थल है। तो भारत के विषय में इतना याद रखिएगा। अगर आपने भारत के विषय में अगर स्थलों के बारे में अगर वीडियो नहीं देखी है, कितनी संख्या कौन कौन से स्थल हैं, तो मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देखिए। वहाँ पे 43वां मोइदम थंबनेल पे लिखा होगा, तो उसी में मैंने सभी स्थल की बाकायदा लिस्ट दिखाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं सिमटी के अगले सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जो है सोफिया में किया जाएगा। ये कहाँ है, बुल्गारिया में ही, याद रखिए। वर्ष 2025 में किया जाएगा। और इस बार जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण नई दिल्ली में हुआ है अपने बार। और भारत में पहली बार ये आयोजित हुआ है, जो इसकी जो विश्व धरोहर सम्मेलन हुआ था, विश्व धरोहर की जो बैठक हुई थी वो भारत में पहली बार हुई नई दिल्ली में, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी बैठक इस बार भारत में हुई है, और अगली बार कहाँ होगी, बुल्गारिया में होगी 2025 में, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बन जाता है, दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ समारोह में सप्ताह भर चलने वाला कौन सा विशेष अभियान शुरू किया, तो ये कौन सा शुरू किया, ये 29 जुलाई 2024 को शुरू किया है। कौन सा, तो लोक अदालत अभियान शुरू किया, याद रखिएगा। और इसी जो है इस अवसर पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज भी अनावरण किया गया, नया ध्वज। तो उसमें क्या है, तो उसमें जो है अशोक चक्र है, और जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका लोगो में है, और नीले कलर का जो है ध्वज है, याद रखिएगा। नीले कलर का ध्वज है, उसमें इतनी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि तो बस जो 75वीं वर्षगांठ थी उस पर जो है नया ध्वज का कलर कौन सा है, तो नीला है, और उसमें इतने प्रतीक हैं, याद रखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो शॉर्ट में मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल
साक्षरता अभियान के तहत कितने ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर प्रमाणित किया गया? तो ये जो है 47.8 मिलियन, 47.8 मिलियन, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो ये जो है कब प्राप्त हुआ? 31 जुलाई 2024 को प्राप्त हुआ है। किसको? तो श्रीनगर को, याद रखिएगा, श्रीनगर को प्राप्त हुआ है। अगर बात करें श्रीनगर भारत का कौन सा शहर है जिसे विश्व शिल्प शहर का प्रतिष्ठित खिताब मिला है? मतलब यहाँ पे ये पूछा जो श्रीनगर है वो कौन से नंबर का जो है विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है? तो ये जो है चौथा है, याद रखिएगा, श्रीनगर जो है चौथे नंबर का है। इससे पहले जो है 3 और है, तो 3 कौन कौन से? तो जयपुर है, जयपुर को शिल्प शहर घोषित किया गया था, याद रखिए। ये कहाँ का है? तो राजस्थान का, याद रखिएगा। मालम्पुरम, तो ये जो है तमिलनाडु का है। मैसूर जो है कर्नाटक का है। ये 3 पहले से, और चौथा जो बन गया है वो श्रीनगर बन गया है। तो दोनों पॉइंट है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहाँ स्थित 3 प्राचीन स्मारकों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होने की घोषणा की? तो ये जो है बुरहानपुर किले में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस दावे पर आधारित था? तो ये जो है किस दावे पर आधारित था? तो ये जो है ये स्थल प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहां से 8 तमिल शिलालेखों की खोज की? तो ये जो थी कि ये थालीकेश्वर मंदिर तिरुपुर, ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है मंदिर, याद रखिए, तमिलनाडु में स्थित है। ये कितना पुराना है लगभग? तो ये जो है लगभग कितना पुराना है? तो 1100 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। यहाँ पे सन पूछा जा सकता है कि कितना पुराना मंदिर है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके अलावा यहाँ से खोजा गया एक अन्य शिलालेख किस भाषा में था? तो ये जो है किस भाषा में था? तो बेटालुटू। फिर आगे बात करते हैं बेटालुटू लेखन प्रणाली के साक्ष्य किन राज्यों में मिलते हैं? तो ये जो है तमिलनाडु में मिलते हैं और केरल में मिलते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जामनगर के संचालन हेतु 10 वर्षों की अवधि में भारत ने कितनी धनराशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई? तो ये जो है कितनी धनराशि? तो ये जो है कितनी धनराशि है? तो $85 मिलियन, याद रखिएगा, $85 मिलियन जो है बताइए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अनुसार वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का कितना योगदान? तो जो भारत का जो है 25% है, याद रखिए, 25% जो है भारत का है। आगे बात करते हैं भारत का जो है स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है विश्व में दूध उत्पादन में, याद रखिएगा, भारत का जो है प्रथम स्थान है। आगे बात करते हैं पिछले 9 वर्षों से दूध उत्पादन कितनी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है? तो ये जो है कितनी वृद्धि दर से बढ़ रहा है? तो ये जो है 6% से बढ़ रहा है, 6% वृद्धि दर से बढ़ रहा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 459 ग्राम प्रतिदिन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के लिए क्या फैसला सुनाया? तो ये जो है क्या फैसला सुनाया? तो SC ST में सब कैटेगरी बनाने का फैसला सुनाया, याद रखिए, 1 अगस्त 2024 को सुनाया, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं किस राज्य के मांड्या यादगिरी जिले में लिथियम के भंडार खोजे गए? तो ये जो है कर्नाटक में खोजे गए, कर्नाटक में, याद रखिएगा। और किसके द्वारा खोजे गए? तो परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निर्देशालय द्वारा खोजे गए, याद रखिएगा। शॉर्ट में इसको AMD बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। और हाल ही में आपने अभी चर्चा में सुना होगा लद्दाख में जो है 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय के जो मंत्री अमित शाह, उन्होंने ट्वीट करके बताया था, याद रखिएगा। अब जो टोटल हो जाएंगे वो लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। अगर आपने लद्दाख के बारे में वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे पहले से अपलोड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर बात करें इस सुरंग का नाम क्या होगा? तो इस सुरंग का जो नाम होगा सिंकुन ला सुरंग होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस सुरंग की
ऊंचाई कितनी होगी, तो 15,800 फीट होगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई लगभग होगी 4.1 किलोमीटर होगी, याद रखिएगा 4.1 किलोमीटर होगी लगभग इसकी लंबाई। आगे बात करते हैं ये किसको किसको जोड़ेगी, तो हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को जोड़ेगी, याद रखिएगा ये सुरंग जो बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं किस देश के प्रधानमंत्री फार्म मिन चिन भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे, तो ये वियतनाम के आए थे, याद रखिएगा 30 जुलाई से लेकर और 1 अगस्त के बीच इन्होंने यात्रा की थी। अगर आपने वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, अगर आपने स्पेशली वीडियो नहीं देखी है कितने समझौते होते हैं, क्या क्या समझौते किए गए, तो मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, आप चैनल पे हाल ही में अभी अपलोड की है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 1200 मेगावाट की पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी, तो ये जो है सोनभद्र जिले में, याद रखिएगा सोनभद्र जिले में बनाई जाएगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार ने देश भर में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को मंजूरी दी, तो ये जो 21 बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। कब मंजूरी दी, तो 29 जुलाई 2024 को मंजूरी देते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये जो किसके साथ किया, ये जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया, याद रखिएगा। यहाँ पे समझौता किसके साथ होता है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कब किया है, तो 29 जुलाई 2024 के बीच किया है, याद रखिएगा। आगे बात करें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण ये है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये किसको नियुक्त किया गया, तो ये जो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया, प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। ये आंध्र प्रदेश में आईएएस रही हैं, याद रखिएगा। अगर आपने इनके बारे में वीडियो और नियुक्तियों के बारे में हाल ही में भी 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुई चैनल पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हाल ही में जो 2 जुलाई से लेकर और जो अक्टूबर तक नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जो प्रीति सूदन जो यूपीएससी की अध्यक्ष बनाई गई, वो किसके स्थान पे बनी, तो मनोज सोनी के स्थान पे बनी है। इन्होंने अपने आप ही व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसलिए जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया, प्रीति सूदन को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत में पशुधन सेक्टर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान देता है, तो ये जो 5.5%, याद रखिएगा 5.5%। फिर आगे बात करते हैं राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो किया गया गुरुग्राम, और गुरुग्राम में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया, तो ये जो है मनोहर लाल ने किया, केंद्रीय मंत्री ही, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित किसके साथ स्थापना की घोषणा की, तो ये जो है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो है इसके साथ घोषणा की, याद रखिएगा। ये राज्य के लिए किस रूप में काम करेगा, तो ये जो है एक नीति इनटेक के रूप में कार्य करेगा। और हाल ही में नीति आयोग की जो है अभी बैठक हुई थी, 9वीं सातवीं बैठक हुई थी। इसमें कितने राज्यों ने भाग लिया था, तो इसमें 20 राज्यों ने भाग लिया था। ये बैठक का जो नीति आयोग की जो बैठक हुई थी उसका मुख्य विषय था विकसित भारत @2047। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो उस पर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पे जो करंट का कंटेंट है उस पर मैंने स्पेशली हर टॉपिक की वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन चुने गए, तो ये कौन चुने गए, तो ये जो है माता प्रसाद पांडे चुने गए, याद रखिएगा। माता प्रसाद पांडे कितनी बार विधायक चुने गए, तो ये 7 बार चुने गए, याद रखिएगा। पहला यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो घटना दी है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे जब फिजी आया है तो फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। कौन, तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इन्होंने हाल ही में अभी यात्रा की थी, कब से कब तक की थी, तो 5 से लेकर और 5 से 10 अगस्त के बीच इन्होंने यात्रा की थी। कितने देशों की यात्रा करती हैं, तो एक तो फिजी की यात्रा की थी, दूसरी जो की थी वो किसकी की थी, दूसरी जो की थी फिजी के बाद वो न्यूजीलैंड की थी। किसकी थी, न्यूजीलैंड की थी,
याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड के बाद जो लास्ट टाइम में जो अंतिम चरण में जो यात्रा की थी, 3 चरणों में इन्होंने यात्रा की थी। पहले चरण में फिजी गई, फिर दूसरे चरण में न्यूजीलैंड, और तीसरे चरण में जो गई वो तिमोर लेस्ते में गई। मतलब यहाँ पे जो 5 से 10 का पीरियड है, मतलब 5 से 10 अगस्त के बीच का जो पीरियड है, उसमें जो है 3 देशों की यात्रा की भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा कि ये ऑर्डर का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका दे दिया जाएगा एग्जाम में नाम, और पूछ ले किस देश का सम्मान है, या ये दे दिया जाएगा कि ये जो सम्मान दिया जाएगा और ये देश भी दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा किसको ये प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे बात करें, किसी भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन देशों की यात्रा पहली बार की गई। तो एक पहली बार कब की तो फिजी की थी पहली बार, और कब किसकी की थी तो तिमोर लेस्ते की यात्रा की थी। मतलब तिमोर लेस्ते और फिजी की पहली बार यात्रा की थी, और इन्हीं देशों ने जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, याद रखिएगा। ये यात्रा कब से कब तक की तो 5 से 10 अगस्त 2024 के बीच यात्रा की थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फिजी और तिमोर लेस्ते की जो है राजधानी, तो सुबह जो है फिजी की राजधानी है, दिल्ली जो है वो किसकी राजधानी है तो तिमोर लेस्ते की राजधानी है। ये इसलिए प्रश्न बनाया जा सकता है क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने यात्रा की थी तो पहले सुबह और दिल्ली ही पहुंची की थी, तो इसलिए प्रश्न बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया तो ये नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। नई दिल्ली क्या है तो भारत की राजधानी है। कब से कब तक तो 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच ये किया गया, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं किसके संयुक्त साझेदारी में इसका आयोजन किया गया। तो ये जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। यहाँ पे इनके द्वारा ये आयोजन किया गया था। अगर बात करें आगे, इस सम्मेलन का जो है उद्घाटन किसने किया था तो उद्घाटन जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने, ये केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। इनका नाम जरूर ही पूछा जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा जो कैबिनेट मंत्री याद रखने हैं, एक तो गृह मंत्रालय के मंत्री याद रखने हैं, एक तो वित्त मंत्रालय के मंत्री याद रखने हैं, एक जो है विदेश मंत्रालय के मंत्री याद रखने हैं, और जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये जो है अभी चर्चा में रहे, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आपातकालीन परिस्थितियों में बांग्लादेशी वायुसेना के किस विमान से भारत पहुंची थी। तो ये कौन सा विमान था तो C-123J हरकुलिस विमान था, याद रखिएगा। और कहाँ पे पहुंची थी भारत में, जब वहाँ पे आरक्षण को लेकर जो बच्चे थे वहाँ पे विद्रोह कर दिया उन्होंने, इनके आवास पर भी विद्रोह कर दिया था। तो ये जो है शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वर्तमान में नहीं है, याद रखिए। वहाँ पर अंतरिम सरकार गठित हो गई है। ये शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, ये जो है जब आवास पे इनके हमला हुआ तो ये जो है भारत आ गई थी C-130J हरकुलिस विमान से। और कहाँ पे आई थी तो हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है तो गाजियाबाद में ही, याद रखिएगा। और ये कहाँ जब भी कोई विदेशी आता है, मतलब जो कोई विदेशी शासनाध्यक्ष आता है तो ये जो दूतावास होते हैं इन लोगों के वहीं पे रुकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस देश में एंड्रे स्कैन धर्म से जुड़े मंदिर की खोज की गई। तो ये इटली में है, याद रखिएगा। ये कितना पुराना है मंदिर तो ये 2700 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। और ये किस सभ्यता को दर्शाता है, मतलब किस सभ्यता को जो है संबंधित है, ये जो है एंड्रे स्कैन जो है सभ्यता से संबंधित है, याद रखिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाएगा, किस देश ने इंस्टाग्राम पर अपने देश में अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो ये किसने लगा दिया, तुर्की ने लगा दिया, याद रखिए। तुर्की ने लगा दिया अगस्त 2024 में। अब और जान लेते हैं इसके बारे में। तो तुर्की ने इंस्टाग्राम पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पे अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड है और भी देश हैं जो 16 वर्ष के जो नीचे के जो बच्चे हैं उनका इंस्टाग्राम है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे जो है अकाउंट हटाने की बात की गई है, याद रखिए। ऐसा ही रूल जो है भारत में भी लागू होने को है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो ये कहाँ आयोजित हुई, ये कब से कब तक आयोजित होती है तो 29 जुलाई से लेकर और 1 अगस्त 2024 के बीच आयोजित होती है। कहाँ पे तो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला देश कौन बना है। तो ये कौन बना है तो अगस्त 2024 में शामिल होता है जर्मनी, याद रखिएगा। जर्मनी शामिल हुआ है। और कौन से नंबर का शामिल हुआ है तो ये जो है जर्मनी 18वां देश है, याद रखिएगा।
फिर बात करते हैं इसकी स्थापना, यूएनसी की स्थापना अगर बात करें तो 1950 में होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो प्रश्न पूछा था देखिए आगे भी गया है प्रश्न। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसके शासनाध्यक्ष मतलब प्रमुख कौन बनाए गए थे, तो ये जो है 8 अगस्त 2024 को बनाए गए मोहम्मद यूनुस। फिर आगे बात करते हैं ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने किसको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो किसको नियुक्त किया, तो है कामिल महोदरी। और ये जो है कब नियुक्त किया, तो 8 अगस्त 2024 को नियुक्त किया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस देश ने फिन व्हेल का वाणिज्यिक शिकार पुनः शुरू किया, तो ये किसने शुरू किया, तो जापान ने, याद रखिएगा जापान ने शुरू किया है। आगे बात करते हैं हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के 14 सदस्यों देशों ने कितनी आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की, तो तीन की याद रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना किस समझौते के तहत की गई, तो ये समझौता कौन सा था, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये जो है इसके तहत की गई, याद रखिएगा। आगे बात करें किन आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की गई, तो इसमें जो है किसकी की गई, तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, श्रम सलाहकार बोर्ड, इसकी स्थापना की गई। 3 जो निकाय की स्थापना की गई, तीनों निकायों के नाम है, नाम भी पूछे जा सकते हैं या पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो 3 ये दे दिए जाएंगे और एक और कहीं से दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से कौन शामिल नहीं है, तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया, तो ये भारत को चुना गया। अब यहाँ पे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसको चुना गया, तो ये जो है भारत को अपने चुना गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, भारत की जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष किससे चुना गया, तो अध्यक्ष अभी उपाध्यक्ष भारत को चुना गया, अध्यक्ष जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को चुना गया, मतलब यूएसए को चुना गया, याद रखिए यूएसए को चुना गया। अब उपाध्यक्ष पूछे तो भारत, अध्यक्ष पूछे तो यूएसए, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं किस देश की सादो सोने चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, तो ये जापान की, याद रखिएगा। कौन सी खदानें, सादो सोने चांदी की खदानों को ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कहाँ की खदानें, जापान की, तो थोड़ा सा इसके और बारे में जान लेते हैं। तो ये खानें कब शुरू की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक उत्पादन करती रही, तो ये जो है 12वीं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की बात आई तो थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है वो 1939 से स्टार्ट होता है और 6 साल चला, मतलब 1945 तक चला है, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूनेस्को की आई है, तो यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यूनेस्को की 46वीं जो है बैठक अगर पूछ ली जाए, 46वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में, और ये पहली बार भारत में आयोजित की गई है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे टोटल जो यूनेस्को में पूरे विश्व में जो स्थल शामिल किए गए थे इस बैठक में, वो 26 स्थल शामिल किए गए थे। कितने, 26। अब 26 में भारत का कौन सा स्थल शामिल किया गया था, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर भारत के विषय में बात करें तो भारत में जो है, भारत में एक मैदान जो स्थल है जिसको मोइदम भी जाना जाता है, मैदान या मोइदम कुछ भी लिख के आ सकता है, तो याद रखिएगा दोनों स्थल जो है मैदान मोइदम के नाम से जाना जाता है। ये स्थल कहाँ का है, तो असम का है। अब असम का जो स्थल है ये कौन सा, 43वां स्थल बना है, याद रखिए। भारत में कुल कितने स्थल हो चुके हैं, तो 43 स्थल हो चुके हैं। 43वां स्थल जो है मोइदम है, याद रखिएगा, और असम का स्थल है मोइदम। अब ये जो है पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा। मोइदम कैसा स्थल है, तो सांस्कृतिक स्थल है। कैसा स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। भारत के विषय में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक स्थल है। अब असम की बात आई, असम में अभी तक विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल हैं, तो 3 है। 2 जो है प्राकृतिक मतलब नेचुरल प्लेस है, कौन कौन से, तो एक काजीरंगा पार्क है और मानस रिजर्व है, याद रखिएगा। मानस रिजर्व और काजीरंगा है जो प्राकृतिक स्थल है। सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो मोइदम है। कुल मिला के अगर पूछा जाए तो 3 स्थल हो चुके हैं असम के जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगर आप इसके बारे में स्पेशली वीडियो देखना चाहते हैं और विश्व में अभी तक कितने स्थल हो चुके हैं इन सभी के बारे में मैंने संपूर्ण वीडियो में बनाया है,
थंबनेल पे मिल जाएगा मोहितम 43वां स्थल। तो वहाँ पे हमने जो प्लेस हैं भारत के उनकी बाकायदा लिस्ट दिखाई, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारत किस देश ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौते किए? तो ये किसने किए? तो वियतनाम ने। और वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर ने वो हाल ही में अभी भारत की यात्रा पर आए थे। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें जो है जब कोई भी शासनाध्यक्ष अपने भारत आता है तो जो भारत के महत्वपूर्ण बातों से आता है, तो इन्होंने राजकीय यात्रा की थी। अब राजकीय यात्रा में कुछ साझेदारियां हुई हैं, कितने समझौते हुए हैं, इन सभी के बारे में। हालांकि वियतनाम और भारत के बीच 9 समझौते होते हैं। अब 9 समझौते जो होते हैं, कौन कौन से समझौते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से समझौते होते हैं, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि भारत ने जो है ऋण कितना दिया है वियतनाम को। तो भारत ने जो है 30 करोड़ डॉलर दिया है। आप इतना जान लीजिए, भारत ने जो ऋण दिया है वो 30 करोड़ डॉलर दिया है वियतनाम को, याद रखिएगा। आगे अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 9 समझौते पर अभी मैंने बात की थी। फिर आगे बात करते हैं, वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने डॉलर? तो ये जो है 15 अरब डॉलर हो गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, किस देश में अवस्थित सेंट हिलारियन मठ को खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो फिलिस्तीन में है, याद रखिएगा। सेंट हिलारियन किस धर्म का मठ है? तो ईसाइयों का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तौर पर चिकित्सा सामग्री भेजी? तो ये हैती को भेजी, याद रखिएगा। और हाल ही में अभी जो प्राइम मिनिस्टर है अपने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी यूक्रेन की यात्रा की थी। तो यूक्रेन को जो है 4 भीष्म पोर्टेबल अस्पताल दिए। तो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल क्या होता है? तो ये जो होते हैं आपातकाल की स्थिति में जहाँ पे जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वो पैराशूट के माध्यम से वहीं पे अस्पताल उतारा जाएगा। उसको जो जिसको ट्रीटमेंट देना है उसको ट्रीटमेंट देके फिर से वो अपने स्थान पे पहुँचा दिया जाएगा। मतलब ये जो है ऐसा चलता फिरता अस्पताल है, ऐसे मान लीजिए भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। आगे बात करते हैं, भारत को किस देश ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये बांग्लादेश, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इस टर्मिनल का संचालन कौन करेगा? तो इंडियन एयरपोर्ट ग्लोबल लिमिटेड करेगी, याद रखिए, ये कंपनी करेगी। तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, किस देश में भारतीय मिशन के एक प्रतिनिधिमंडल के राजनयिक पहुंचकर विस्तार करने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ताबुक प्रांत का दौरा किया? तो ये सऊदी अरब, याद रखिएगा। सऊदी अरब है, 31 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, किस देश की सीमा पर स्थित ताबुक प्रांत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो ये जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। ताबुक प्रांत किस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है? तो ये जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, किस देश ने रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण किया? तो ये जो है लाओस ने किया है, लाओस ने किया है। लाओस की राजधानी तो वियंतियाने है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, रामलला पर डाक टिकट का अनावरण जो किया है लाओस ने किया है। और हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो है अयोध्या में सबसे ज़्यादा पर्यटक इस बार आए हैं, याद रखिएगा, 2024 में। आगे बात करते हैं, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में आधिकारिक तौर पर किसका शुभारंभ किया गया? तो ये जो है किसका किया गया शुभारंभ? तो टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इसका शुभारंभ किया गया। ये कहाँ पे होता है? तो ये दुबई में शिक्षा सम्मेलन होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दुबई में होता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अब दुबई में अभी पिछली बार जो मोदी जी ने यात्रा की थी, तो अबू धाबी जो है उसमें एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया। तो आगे बात करते हैं, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया, याद रखिएगा। टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थल शामिल हुए? तो ये 3 स्थल शामिल हुए, 3 स्थल शामिल हुए, याद रखिएगा। 27 जुलाई 2024 को जारी होती है। और जान लेते हैं इसके बारे में, मुंबई में स्थित कौन सा बच्चों का संग्रहालय इस सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा है? तो म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन है, याद रखिए, म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन है, जिसको ये कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ये 3 स्थल जो शामिल किए, तीनों स्थल जान लेते हैं। हैदराबाद स्थित किस कारखाने को इस सूची में शामिल किया गया? मनम
चॉकलेट कारखाना, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति वर्ष 2024 किसने जारी किया? तो ये जारी किया है खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो 24 जुलाई 2024 को जारी होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए वर्ष 2022 में भारत की कुल आबादी का कितना हिस्सा स्वास्थ्य आहार का खर्च उठाने में असमर्थ थी? तो ये 55.6% थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तेहरान जो ईरान में पड़ता है में हमास के किस राजनीतिक प्रमुख की हत्या कर दी गई? इस्माइल हनीए। आगे बात करते हैं हाल ही में मिंग आंग हाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो ये म्यांमार के बने, याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है म्यांमार की? तो राजधानी है न्यायपालिका। आगे बात करते हैं हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति हेमा सिमथी की रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी? तो एक केरल उच्च न्यायालय ने, याद रखिएगा। अब केरल में जो केरल का नाम है जो मलयालम भाषा में केरलम होता है, तो जो है अब केरल का केरल नहीं बल्कि केरलम लिखा जाएगा। ये जो है उच्च न्यायालय ने उसने रिपोर्ट में जो प्रस्ताव डाला गया था वो पास हो गया, अब उसको केरलम लिखा जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हेमा सिमथी की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाना था? तो ये जो है केरल राज्य सूचना आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। इस पर रोक लगा दी है केरल उच्च न्यायालय ने। आगे बात करें मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न लैंगिक असमानता की जांच करने के लिए किसके नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी? तो ये किसकी समिति की स्थापना की गई? तो के हेमा सेवानिवृत्त न्यायाधीश केरल उच्च न्यायालय के, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं के हेमा के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं विश्व मौसम संगठन ने कृषि क्षेत्र में पूर्व चेतावनी को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ सहयोग किया? खाद्य कृषि संगठन के से सहयोग किया है। और किस पहल के तहत ये सहयोग किया गया? तो ये जो सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी के पहल पर किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वाड चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद देशों के विदेश मंत्रियों बैठक कहाँ हुई? तो टोक्यो जापान में हुई, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% सम्मेलन से पूछे जाता है। आगे बात करते हैं इस बैठक में किन देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए? तो ऑस्ट्रेलिया के शामिल हुए, भारत के, जापान के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वाड का विचार सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो ये जो रखा गया था शिंजो आबे प्रधानमंत्री जापान 2007 में रखा गया था, याद रखिए। आगे बात करते हैं क्वाड की प्रथम आधिकारिक वार्ता कब और कहाँ हुई थी? तो ये 2017 में होती है, 2017 में होती है, फिलिस्तीन में होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत और सऊदी अरब ने निवेश पर किसकी पहली बैठक आयोजित की? तो ये उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर कितने निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी? तो ये जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की? तो ये जो है कमला हैरिस ने की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया गया? तो ये किसको शामिल किया गया? तो ये जो है मानवाधिकार मुक्ति सुलह नेशनल मंडेला विरासत स्थल, नेशनल मंडेला जो विरासत स्थल है उसको शामिल किया गया है। कितने स्थल शामिल किए गए 2024 में? 26, याद रखिएगा। भारत का एक शामिल किया, बाकी और देशों के शामिल किए गए। इसकी बैठक कहाँ होती है? तो 46वीं बैठक हुई थी हाल ही में अभी नई दिल्ली में, भारत में, याद रखिए 46वीं बैठक होती है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है अगली बैठक कहाँ पे होगी? तो अगली बैठक जो होगी वो कहाँ होगी? तो बुल्गारिया में होगी, याद रखिए। अगली बैठक जो होगी 2025 में बुल्गारिया में होगी। आगे बात करते हैं विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये 29 जुलाई 2024 को किया गया। हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी दुबई में किया गया, याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये जो किया गया है फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा किया गया, याद रखिए। आगे बात करें सम्मेलन के दौरान किस फोरम का शुभारंभ किया गया, तो ये जो है टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया टेल्फी। तो यहाँ पे जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी उन पर चर्चा की है। आपको सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, लगभग मैंने डिटेल में सभी टॉपिक पढ़ा रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो टॉपिक है यहाँ पे क्लियर हो गए। आपको जो यूनेस्को की बैठक हुई उसके बारे में संपूर्ण डिटेल पढ़ के जानी है, कहाँ के स्थल कौन से शामिल किए गए हैं और भारत का स्पेशली याद रखना। और भारतीय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हाल ही में 3 देशों की यात्रा की, उनके बारे में संपूर्ण वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आप संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। उसमें कहाँ पे किसने अगवानी की है, कौन से हवाई अड्डे पे गई हैं, इन सभी के बारे में मैंने उसमें बात की है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इकोनॉमी पे बात करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, भारत सरकार ने किस योजना के माध्यम से किसानों के लिए ब्याज सहायता जारी रखने की मंजूरी दी, तो ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, याद रखिएगा, इसके माध्यम से जो है मंजूरी दी है ब्याज सहायता जारी रखने की, याद रखिएगा। इसकी बात किसान क्रेडिट कार्ड की बात हाल ही में भी बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। क्या है, तो वित्त मंत्री है और भारत की पहली महिला बन गई जिन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया है। तो याद रखिए यहाँ पे जो बजट में इसमें बात की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड की, अगर आपने बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर बात करें इस योजना की शुरुआत, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो हुई थी 1998 में होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस योजना के माध्यम से किसानों को कितने लाख रुपए का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये जो है 3 लाख रुपए का, याद रखिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है ये योजना कब से प्रारंभ हुई थी और जो है ऋण कितना दिया जाता है, ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में ही। आगे बात करें किसानों को ये ऋण कितने प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है, तो ये जो है 7% ब्याज लगाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, याद रखिएगा। कब नियुक्त किया गया, 7 अगस्त 2024 को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी, याद रखिएगा। अगर आरबीआई की पूछ लिया तो 1935 में होती है आरबीआई की स्थापना, याद रखिए। आरबीआई की स्थापना भी पूछी जाती है। अगर बात करें एसबीआई का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब होती है, तो 1955 में होती है, मुख्यालय मुंबई में है। आगे बात करते हैं जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया, तो यह पोलैंड में निर्यात किया गया है, जिसको जीआई टैग मिला है अंजीर जूस को, और निर्यात कहाँ किया गया है, तो पोलैंड में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, यहाँ पे बताना है किस स्थान पर, तीसरे स्थान पे भारत, याद रखिए। भारत कौन से स्थान पे, तो तीसरे पे है। कौन से सामान में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है उसमें। ये रिपोर्ट जो है 5 अगस्त 2024 को पेश की गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए क्या पूर्वानुमान लगाया, तो ये जो लगाया है 7.5% लगाया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएम जन धन योजना के तहत 19 जुलाई 2024 तक कितने खाते खोले गए, तो कितने खाते खोले गए, तो कब तक बता रहा है, तो 19 जुलाई 2024 तक के, तो ये जो है 52.81 करोड़ खाते खोले गए, याद रखिए। 52.81 करोड़ खाते खोले गए, महत्वपूर्ण बन जाता है, संख्या जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है जितना खाता खोला गया उसमें महिलाओं की भागीदारी पूछी, तो महिलाओं के कितने खाते हैं, तो 29.37 करोड़ हैं, याद रखिए। 29.37 करोड़ हैं, किस में से, तो 55.6% हैं, याद रखिएगा। कुल खातों का 55.6% परसेंट में पूछा जाए या संख्या पूछी जाए तो दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर संख्या में पूछा जाए तो 29.37 करोड़ हैं, किस में से, तो 52.81 करोड़ में से जो है 29.37 करोड़ है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 55.6% है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं
कितने खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों से खोले गए? तो ये जो है कितने खाते खोले गए? तो 35.15 करोड़ खाते जो हैं कहाँ से खोले? ग्रामीण से और अर्ध शहरी से खोले गए हैं, याद रखिएगा। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 66.6% है। परसेंटेज में, संख्या में अलग याद रखिएगा, परसेंटेज में अलग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाएगा परीक्षाओं में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये जो है झारखंड सरकार ने की है अगस्त 2024 में। कब की है? तो अगस्त 2024 में। और झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा। अगर इस योजना के बारे में बात करें तो ये योजना जो है किसको सहायता प्रदान करने के लिए चालू की है? तो महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए चालू की है, याद रखिए। आगे बात करें, इस योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, अब इसको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना रख दिया गया है। इसका नाम भी चेंज करके याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, याद रखिएगा। प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। आगे बात करें इसी योजना के तहत, तो इस योजना में एज निर्धारित की गई कितनी? तो 21 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको ये 1000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण ये इसमें एक कैटेगरी बनाई गई है कि 8 लाख से जो नीचे की इनकम होगी, मतलब 8 लाख से जो नीचे इनकम होगी उनको 1000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। जिनकी आय जो होगी 8 लाख से नीचे होगी उनको, महिलाओं को जो है 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, याद रखिएगा। आगे दिए, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला पहला राज्य बना? तो ये हरियाणा बना है। कौन बना है? तो हरियाणा बना है। महत्वपूर्ण बन जाता है, और हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि अभी हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है? तो 22 फसलों के लिए एमएसपी 22 फसलों के लिए जारी की जाती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने सेक्टरों पर फोकस करेगी? तो ये 10 सेक्टरों पर फोकस करेगी, याद रखिए। कितना जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, इसलिए जो है 10 सेक्टरों पे फोकस करेगी। आगे बात करते हैं, सरकार ने संपत्ति की बिक्री पर कौन से कर के लिए अपने फैसले को पलट दिया? तो ये जो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, याद रखिए, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। इसी में बात करें, अब टैक्स पेयर को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए इंटेक्सेशन लाभ के बिना कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा? तो ये जो है 12.5%, याद रखिए 12.5% है। इंडेक्सेशन लाभ के साथ कितना कर दे होगा? तो 20%, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वित्त मंत्रालय के अनुसार कितने लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरा? तो इनकम टैक्स रिटर्न पहली बार कितने लोगों ने भरा है? तो 58.57 लाख लोगों ने भरा है, याद रखिएगा। ये जो है कब तक का है? तो 31 जुलाई 2024 तक का है, याद रखिएगा। आगे बात करें, वर्ष 2024-25 में 31 जुलाई 2024 तक कितना प्याज का निर्यात किया गया? तो ये कितना किया गया? तो 2.60 लाख टन, याद रखिएगा। निर्यात कितना किया गया? 2.60 लाख टन किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मौद्रिक नीति समिति मतलब एमपीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने जीडीपी विकास दर पूर्वानुमान को पहले के 7% अनुमान से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये जो है कितना किया गया? तो 7.2%, याद रखिएगा। कितना कर दिया? तो 7.2%, याद रखिएगा। 7% था, उसका बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7.2%। ये दर जरूर पूछी जाती है जीडीपी की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, समिति ने वित्तीय वर्ष 25 के लिए महंगाई पर अपने पूर्वानुमान को कितना रखा? तो ये जो है 4.5% रखा है, 4.5%, याद रखिएगा। आगे बात करें, आरबीआई के द्वारा यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये 5 लाख कर दिया गया, याद रखिएगा।
ये जो है रिपोर्ट 8 अगस्त 2024 को जारी होती है, याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की बात आई तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष पूछ ले जाएं, मतलब गवर्नर पूछ ले जाएं तो गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये जो है महिला उद्यमिता कार्यक्रम, याद रखिएगा। 1 अगस्त 2024 से शुरू किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये कार्यक्रम किसको बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में है, तो ये जो है सशक्त महिला उद्यमिता आर्थिक विकास। आगे बात करते हैं, इसी में इस पहल के तहत पूरे भारत में लगभग कितनी महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान संसाधन प्रदान करना है, तो कितना है, तो ये जो है 25 लाख महिलाओं को जो है ज्ञान कौशल और संसाधन प्रदान करना इसका लक्ष्य है, याद रखिएगा। किसको, तो महिलाओं को, याद रखिएगा। महिलाओं का जरूर याद रखिएगा क्योंकि महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलती हैं। अभी झारखंड सरकार ने ही शुरू की है, प्रति माह 1000 रुपये देने की बात की है। आगे बात करते हैं, किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है, तो किसने संभाला है, तो संजय शुक्ला ने संभाला है, याद रखिएगा। कब संभाला है, 30 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 8 कोर उद्योग के सूचकांक ICI में जून 2023 की तुलना में जून 2024 में कितनी अंतिम वृद्धि दर्ज की गई, तो 4%, याद रखिएगा। 4% दर्ज की गई। कब, तो 31 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, किसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई, मतलब पॉजिटिव वृद्धि किसमें देखी गई, तो कोयले में, बिजली में, प्राकृतिक गैसों में, इस्पात में, उर्वरक में और सीमेंट में, तो याद रखिए इन कैटेगरियों में देखी गई। इसी में बात करें, अप्रैल से जून 2024-25 के दौरान ICI की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितना रही थी, तो 5.7%। 5.7%। आगे बात करते हैं, 8 कोर उद्योग कौन से हैं, तो 8 कोर उद्योग कौन से हैं, तो इसमें जो आता है सीमेंट है, कोयला है, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, ये 8 जो हैं 8 कोर हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आरबीआई के अनुसार भारत की डिजिटल इकोनॉमी वर्ष 2026 तक GDP की कितनी फीसदी होगी, तो 20% होगी, याद रखिए 20% होगी। आगे बात करते हैं, इसी में वर्तमान में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की GDP में हिस्सेदारी कितनी है, तो अभी वर्तमान में बात करें तो 11% है, याद रखिए 11% है। और 2026 तक जो है 20% है। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो है अभी 11% है, याद रखिएगा। आगे बात करें, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की पहुंच पूंजी बाजार तक बनाने के लिए किन के मध्य समझौता हुआ, तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रक्षा मंत्रालय के बीच जो है समझौता होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, WTO के अनुसार एंटी डंपिंग शुल्क में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पे, और पहले स्थान पे बात करें तो USA है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है पहले स्थान पे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कितनी भुगतान कंपनियों ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल किया, तो 3 कंपनियों ने हासिल किया, याद रखिए 29 जुलाई 2024 को। ये कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो बिल्डेक्स, अमेजन और इंडियन, तो ये कंपनियां हैं, याद रखिए। आगे बात करते हैं, किसको पर संपत्ति पुनर्निर्माण कारोबार में उतरने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली, ये जो है श्री राम ग्रुप है, याद रखिए श्री राम ग्रुप जो है इसको मंजूरी मिली आरबीआई की तरफ से, याद रखिए। तो ये थी आर्थिक जो इकोनॉमी थी भारत की, उसके बारे में चर्चा की है। अगर आपने बजट पढ़ा होगा ठीक से तो ये बजट में सभी बातें बात की गई थी, याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियो मिल सके। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो न्यूराज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, नीचे लिंक मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके ज्वाइन करिए, इसकी PDF आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।